हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कोई टिप्स देने के लिए या फिर कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है। पहली बात तो कोई आप लोगों को डांटा नहीं जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे टीचर से मिलवाना चाहते हैं जो कि इस मंथ अप्रैल मंथ में टीचर ऑफ द मंथ बने हैं। और टीचर ऑफ द मंथ का जो है, बहुत सारे टीचर मेरे सवाल पूछते हैं कि किस बेस पे बनाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ किस बेस पे हम लोग टीचर ऑफ द मंथ बनाते हैं। आपका जो पेरेंट्स फीडबैक देते हैं, जहाँ पे हम आपको ट्यूशन दिलवा रहे हैं, वहाँ पे पेरेंट्स जो आपका फीडबैक दे रहे हैं वो आपको टीचर ऑफ द मंथ बनवाता है। तो जितना अच्छा पेरेंट्स फीडबैक देंगे, जितना अच्छा वो बोलेंगे कि बच्चे में हमारा इंप्रूवमेंट आई है और बच्चा हमारा आप इन टीचर के पढ़ाने की वजह से ग्रो किया है, तो हम आपको उस बेसिस पे टीचर ऑफ द मंथ सिलेक्ट करते हैं। 5 टीचर सिलेक्ट होते हैं और उसमें से कोई एक टीचर को हम टीचर ऑफ द मंथ बनाते हैं। आज हमारे साथ हैं राहुल चौधरी, जो कि अप्रैल मंथ में टीचर ऑफ द मंथ बने हैं, जो कि है नॉर्थ जोन से, रोहिणी सेक्टर 24 से। आज इनसे थोड़ी बहुत बातें करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि ये टीचर ये कैसे हैं और इन्होंने कैसे टीचिंग स्टार्ट किया। थोड़ा सा इनके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो राहुल जी, मैं आपसे पहला सवाल मेरे से तो ये है कि आपने बहुत कुछ, क्या एज है आपकी अभी? 25। बहुत कुछ किया होगा लाइफ में। तो कभी सोचा था आपने कि आपको कभी हमारे साथ बैठ के बात करने का मौका मिलेगा ऐसे टीचर ऑफ द मंथ? नहीं, कभी सोचा नहीं था, बट अच्छा लग रहा है ऐसा फील करके ही, और आप लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, करियर के बारे में, कि आप कैसे, आपका मतलब बॉर्न कहाँ हुआ, फिर कैसे कैसे आपने कहाँ कहाँ एजुकेशन लिया। थोड़ा सा अपने करियर से रिलेटेड बताइए कि कैसे कैसे आपने एजुकेशन सिस्टम में आगे बढ़े और टीचिंग ही आपने अब तक क्यों चुना है। सर, एक्चुअली मेरा नाम राहुल चौधरी है और मैं, जैसे बताया मैंने, कि मैं 25 साल का हूँ अभी। हाँ, तो मैं ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट मेरी फैमिली 20 ईयर्स से लगभग दिल्ली में ही रह रही है। तो उसके बाद मेरी स्कूलिंग जो थी वो भी बेगमपुर रोहिणी सेक्टर 22 से हुई। एंड देन कॉलेज भी मैंने वहीं सब सेक्टर 22 से किया जी। तो कॉलेज भी जो था वो सेक्टर 22 से ही किया मैंने। और देन जब मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में था तो मैंने होम ट्यूशन स्टार्ट किया था पढ़ाना। एंड देन जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ तो मैंने जॉब की, एक ओकाया था, बैटरी इन्वर्टर बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ जॉब की। देन बायजूस में जॉब किया मैंने कुछ टाइम तक। एंड देन बाद में मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ और होम ट्यूशन्स ले रहा हूँ। हमारे से पहले आप किन किन इंस्टीट्यूशन जुड़े थे और उनका कैसा फीडबैक रहा, थोड़ा सा वो बताइए। तो आपसे पहले मैं 2-3 इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ चुका हूँ। एक जैसे A1 होम ट्यूटर्स है, तो वहाँ से था, और एक और है अवंतिका बेस्ड है वो। तो दोनों में मैं उनके साथ जुड़ चुका हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे ये थी कि जो A1 होम ट्यूटर है तो वो हमसे 20% पर मंथ चार्ज करते हैं। आप चाहे जितने टाइम तक उनके साथ कंटिन्यू करो, सो दे विल टेक 20%। तो वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और दे आर टेकिंग 20% ऑफ माई इनकम, तो वो थोड़ा सा, हाँ, हर मंथ। प्लस में जो मैंने सेकंड बताया अवंतिका बेस्ड, तो उसमें ये था कि वो फर्स्ट मंथ में आपकी 100% वो ले लेंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू करो। तो हर भी थोड़ा सा, हाँ, वो भी ज़्यादा था। तो मुझे हर मैनर में इस ज़्यादा बेटर लगा। आप थोड़ा सा ये बताइए कि टीचिंग को ही आपने एज अ पार्ट टाइम जॉब, अभी ये टीचिंग आपका पार्ट टाइम है, राइट? ठीक है। तो टीचिंग को ही आपने पार्ट टाइम क्यों चुना? आप कुछ भी कर सकते थे, आपने टीचिंग को ही ऐसा क्या, क्यों आपके दिमाग में आया कि मैं टीचिंग करके ही अपना साइड काम कर सकता हूँ? एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मैं जॉब कर रहा था और मैं कुछ एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता प्रिपेयर करने के लिए। तो मुझे लगा टीचिंग में एक तो मुझे कम टाइम देना पड़ेगा और प्लस में उतना कोई मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मुझे उस चीज़ का नॉलेज है और तो थोड़ा बहुत ही देख के वो कंटिन्यू हो जाता है और ठीक ठाक इनकम भी हो जाती है, साइड इनकम, जो मेरे लिए अभी सफिशेंट है, जितनी मुझे भी ज़रूरत होती है। तो मुझे और थोड़ा पैसन भी था। मैं एक्चुअली पहले से ही पढ़ा रहा था, बट बाद में सेकेंड ईयर से, जैसे मैंने कहा, कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा थोड़ा, आप कह सकते हो, पकड़ अच्छी थी, कमांड अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताइए जो आपके स्टूडेंट के साथ फेस किया हो अभी तक, जो थोड़ा सा डिफरेंट रहा अभी तक, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए। एक्चुअली जनरली क्या होता है कि मैं जब भी डेमो क्लास लेने जाता हूँ तो फिर मैं डेमो लेता हूँ, उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं तो वो मुझसे बात करते हैं कि आपने क्या किया हुआ है, कितना एक्सपीरियंस है आपको, कहाँ कहाँ पढ़ाया हुआ है। तो एक बार हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ था, आपने मुझे ट्यूशन प्रोवाइड किया था, तो मैंने बच्चे का ट्यूशन लिया। उसके बाद उनके पेरेंट्स जो थे, मुझे लगा था कि उनको कहीं जाना है, तो मैंने सोचा कि अभी उतना बात करना इनके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने बच्चे को कहा कि आप अपनी मदर को बुला लो। तो मैंने कहा कि मैंने क्लास ले ली है। तो मुझे अब उस टाइम ये लग रहा था कि ये मुझसे कुछ पूछेंगे, बट उन्होंने कुछ पूछा नहीं। तो मैंने कहा था ठीक है सर, आप अभिषेक सर को बता दीजिएगा। बट जब मैंने वो क्लास मतलब वापस आया, मैंने आपसे पूछा कि कैसा रहा वो फीडबैक, तो आपने कहा कि वो टीचर कह रहे, वो पेरेंट्स कह रहे थे कि आपने हमसे, टीचर ने हमसे कुछ बात ही नहीं की। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा और ये सीखने को मिला कि हमें पहला इनिशिएटिव लेना चाहिए टीचर से, कि सॉरी उनके पेरेंट्स से, कि हम एक कदम आगे बढ़ के उनसे बात करें कि बच्चा ऐसा है, ये चीज़ें देनी है।
नहीं, आपका अप्रोच भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब आपने इसको ईगो पे नहीं लिया, आपने ये सोचा कि नहीं, अगर मैं एक बार सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ तो मैं फिर से उस ट्यूशन में जाता हूँ, फिर से डेमो देता हूँ और मैं इस बार कन्विंस कर लूँगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखो चीज़ों को। पेरेंट्स से तो बात करनी है आपको डेमो के टाइम पे, डेमो हो जाए उसके बाद ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर रिजेक्ट हो जाते हो तो अपने ईगो पे नहीं लेना है। आपका ये सबसे अच्छी बात है, ये चीज़ सबसे मुझे डिफरेंट लगा था कि आप एक बार ये डेमो देने के लिए गए और रिजेक्ट हो गए वहाँ पे, और इतना गंदा रिजेक्ट हुआ कि पेरेंट्स ने मुझे सुनाया है, काफ़ी सही लेवल पे सुनाया है कॉल करके कि अगर आप ऐसे टीचर भेजोगे तो हम आपके इंस्टीट्यूशन से टीचर नहीं लेंगे, ये तक बोल दिया है ना। लेकिन मैंने इनको सारी बातें बताई, फिर उन्होंने बोला कि नहीं सर, मैं एक बार फिर से जाता हूँ, मैं उनको फिर से डेमो दूंगा, फिर से एक बार अच्छे से बात करूँगा। एंड पता नहीं क्या किया आपने नेक्स्ट डे, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या किया आपने नेक्स्ट डे। उनका अगले दिन मुझे सुबह खुद ही कॉल आ रहा है कि वो टीचर काफ़ी अच्छे हैं, हम मंडे से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या हुआ था नेक्स्ट डे ऐसा? एक्चुअली जब आपने मुझे बताया कि ऐसा फीडबैक है उनका, तो मैंने उनको कॉल किया, तो मुझे उन्होंने सेम प्रॉब्लम बताई कि आपने तो मुझसे बात भी नहीं की, आपको कैसे पता कि हमारा बच्चा कैसा है, कुछ भी बात ही नहीं की। तो मैंने उनको कहा कि एक्चुअली मुझे लग रहा था कि आपको थोड़ा जल्दी है, कहीं जाना है। एक्चुअली उन्होंने मुझे पहले बताया था कि उनकी एक क्लास होती है, कोई एक्टिविटी की क्लास होती है, तो मुझे लगा कि वो लेट हो रहे हैं तो उसके लिए जाना है उनको। तो मैंने कहा कि मैं इस वजह से आपसे बात नहीं कर पाया था, तो मैं आ जाता हूँ, मैं एक और डेमो लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात कर लूँगा जैसे भी आपको ठीक लगा। फिर डेमो भी अच्छा रहा, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए मुझसे, जैसे मैंने बताया कि आप कौन सी क्लास में कहाँ तक पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं। फिर वो सेटिस्फाइड थे, मुझे लगा कि हाँ ये कंफर्म हो जाएगा। तो वो है एक लेसन है सारे टीचरों के लिए कि अगर आप भी डेमो देते हो तो अगर आपको लगता है कि आप कंफर्म करवा सकते हो तो एक डेमो फिर चले जाओ, पेरेंट्स से बात कर लो, आपके पास नंबर तो है ही। दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए कि आपका डेमो में अप्रोच क्या रहता है? मतलब आप डेमो देने जाते हो तो क्या अप्रोच रहता है कि कैसे, मतलब जनरली मैंने देखे हैं कि आपके जनरली मोस्ट ऑफ द डेमो अच्छे ही होते हैं, तो आप ऐसा क्या करते हैं बच्चों के साथ, क्या अप्रोच रहती है आपके बच्चों को पढ़ाने में जो आप हेल्प बता सके, जिससे और सारे टीचर जो यंग टीचर हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिले कि वो गलतियाँ ना करें जो कि यंग लोग करते हैं? तो सबसे पहली बात मुझे जो लगती है कि जैसे हमारी पहली मीटिंग है बच्चे के साथ, तो उसकी भी पहली मीटिंग है हमारे साथ, तो वो कंफर्टेबल हो मुझसे कि ईजिली मुझसे वो कम्युनिकेट कर पाए, डाउट पूछ पाए। तो पहली मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको कंफर्टेबल फील कराऊँ जितना ज़्यादा हो। कैसे कंफर्टेबल? जैसे मैं उसके इंटरेस्ट पूछ लेता हूँ कि आपका इंटरेस्ट क्या है, सब्जेक्ट्स में आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप मैथ्स है तो मैथ्स में कैलकुलेशन कैसी है आपकी, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो मैं उससे ज़रूर पूछता हूँ कि आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है, कि आपको इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है या आपको हिंदी में लगता है, ठीक है। अगर वो इंग्लिश भी बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश में ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं स्टार्ट ऐसे करता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश बोथ का कॉम्बिनेशन रखता हूँ, और फिर धीरे धीरे अगर मुझे लगता है कि इनकी इंग्लिश बेटर है तो मैं इंग्लिश में ही उनकी क्लास लेता हूँ। और देन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं तो वो साइंस जो सब्जेक्ट है तो वो थोड़ा अब लॉजिकल सब्जेक्ट है, मैथ्स से इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, तो मैं ज़्यादातर ट्राई करता हूँ कि उनको मैथ्स पढ़ाऊँ और उसमें भी कोई जो इजी टॉपिक हो, जो अच्छे से मैं समझा पाऊँ, वो भी समझ पाए, तो ऐसे टॉपिक को मैं प्रेफर करता हूँ। मैथ साइंस कौन सा पिक करते हो? मैं मैथ्स ज़्यादातर पिक करते हूँ साइंस, क्योंकि साइंस में थोड़ा ये होता है कि कुछ बेसिक आपकी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़ी समझ में नहीं आएगी, साइंस आपके लिए बोरिंग हो जाएगी। बट वही अगर मैथ्स में ऐसा है कि मैं जनरली पहले उनको बेसिक समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं किसी 9th या 10th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ कि प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, ऐसी चीज़ें मैं उनको बेसिक कर लेता हूँ कि मुझे भी लगे कि इनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, या उनको मैं बता देता हूँ चीज़ें, तो उनसे वो भी कंफर्टेबल फील करते हैं। और जैसे एक मुझे अच्छा लगता है, जैसे बच्चे होते हैं तो उनके लिए कैलकुलेशन बड़ी वैसी चीज़ होती है, तो मैं उनको कुछ वैदिक मैथ्स के ट्रिक बता देता हूँ, तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ मुझे ऐसी ट्रिक्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, तो उनको ये ज़्यादा बेटर लगता है कि, और इसलिए नहीं बस क्योंकि उनकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इसलिए कि वो अपने दोस्तों को बताएंगे कि हाँ मेरे को ये ट्रिक आती है, ये ट्रिक आती है, तो उससे वो कंफर्टेबल हो जाते हैं मेरे साथ, जितना मुझे फील है। बहुत सही बात बोली इन्होंने। इनका मेन पॉइंट ये था कि वैसे इंजीनियर है आप, राइट? कौन सा इंजीनियर किया आपने? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, तो नॉलेज बहुत है, बट लेकिन हमेशा एक टीचर का मेन काम होता है कि इट्स डजेंट मैटर कितनी नॉलेज है आपके पास, इट्स मैटर कि आप उस नॉलेज को बच्चे तक पहुंचा कैसे पाते हो। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में भी काफ़ी बात बोली थी कि आप उस नॉलेज को सामने वाले तक कम्युनिकेट कैसे कर पाते हो, दैट्स द क्वालिटी ऑफ टीचर। वो क्वालिटी आप में होनी चाहिए। एंड वो इन्होंने बोला कि पहले कंफर्ट बिल्ड करते हैं बच्चे के साथ, उसके बाद सही टॉपिक चुनते हैं जिससे उसको अच्छे से समझा पाए।
उसके बेसिक क्लियर करते हैं और बेसिक क्लियर करने के बाद कुछ एडवांस क्वेश्चन कराते हैं, राइट? ऐसे ही करते हो आप कुछ, है ना? तो देखो कितना सही वे है कम्युनिकेट करने का बच्चे के साथ, दैट्स वाई इनके मोस्टली डेमो कंफर्म होते हैं, यही रीज़न है। एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मुझे क्या लगता है कि अगर हम जैसे एक डेमो लेने जाते हैं और वहाँ पर हम बुक से देख के पढ़ाएं तो उनको स्टूडेंट को लगता है कि सर को उतना नहीं आता ज़्यादा, तो अगर बुक से देख के नहीं पढ़ाया जाए, डायरेक्टली उनको कुछ बताया जाए, फिर क्वेश्चन के लिए से बुक यूज़ किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये बात तो हमने भी काफ़ी बार वीडियो में भी काफ़ी बार बोली है कि बुक से कई टीचरों का क्वेश्चन आया था, ये डाउट्स आ गया था उनको कि बुक से देख के नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कैसे पढ़ाएंगे। हर देखो बुक से देख के पढ़ाना है, लिटरेचर तो आपको बुक से देख के ही पढ़ाना है ना? लेकिन मैथ्स में तो एक ऐसे आपके टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें सारी, तो मैथ्स में आपको ज़रूरी नहीं है बुक्स पे देखना। हाँ, बुक्स खोल के रखो आप, बट टू द पॉइंट देखने की ज़रूरत नहीं है आपको फ्रैक्शन देख के समझ जाना है कि फ्रैक्शन है तो मैं अपने तरीके से करा सकता हूँ, मुझे बुक के तरीके नहीं देखने। ये एक प्रॉपर टीचर की पहचान है, एक्सपीरियंस टीचर की पहचान है, जो कि बच्चा एक्सपीरियंस कर लेता है, पेरेंट्स एक्सपीरियंस कर लेते हैं पहले डेमो में। बाकी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कभी पेरेंट्स के साथ आपको ऐसा भी एक्सपीरियंस मिला होगा कि आप डेमो देने गए होंगे और पेरेंट्स ने बोला होगा कि आप उनको मना कर देना और आप हमारे साथ डायरेक्ट हो जाओ, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो आप? जैसे जनरली ये होता है कि जब क्लास ख़त्म होती है तो वो पूछते हैं कि फ़ीस क्या रहेगी, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ कि सर ने आपको बताया होगा, या आपको अगर नेगोशिएट करना है, कुछ भी करना है तो आप एक बार सर से बात कर लीजिए। जैसे वो मुझे कहेंगे मैं एग्री हो जाऊँगा। तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, आपने मुझे एक ट्यूशन प्रोवाइड किया था, तो उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि आप ऐसा कर लो कि आप थोड़े कम पैसे ले लो और उनसे कर दो। तो मैंने कहा नहीं सर, ठीक नहीं रहेगा, मेरी भी लॉयल्टी मतलब जो इंस्टीट्यूशन के उसके साथ है वो भी वो होगी, और आगे अगर उनको पता चलता है तो मुझे भी वो ट्यूशन देना प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि उनका लॉस है। तो फिर ज़्यादातर मैं यही करता हूँ कि उनको मना कर देता हूँ या आपसे बोल देता हूँ कि सर एक बार उनसे फ़ीस के लिए बात कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा हमारे ये बारे में बताइए कि जब आपको पता है टीचर द मंथ, आपको शायद बहुत टाइम से जुड़े हैं हमारे इंस्टीट्यूशन से, तो ये भी पता है कि टीचर द मंथ हम लोग करते हैं हर मंथ। आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि क्या ये टीचर को मोटिवेट करेगा? क्या ये टीचर को, होम ट्यूटर्स को वो प्लेटफॉर्म हम दे पा रहे हैं जो कि हम चाहते हैं हमेशा से? तो मुझे लगा कि जैसे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था अभी कि अवार्ड सबको अच्छे लगते हैं, और एक इनिशिएटिव जो आपका है कि टीचर ऑफ द मंथ, तो टीचर में भी एक वो आता है कि हाँ मुझे अच्छा परफॉर्म करना है जिससे मुझे टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिले या मुझे अप्रिशिएट किया जाए। बेसिकली सबको अप्रिशिएशन अच्छा लगता है, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा। और जैसा मैंने आपको बाकी चीज़ें भी कही कि बाकी इंस्टीट्यूशन से बाकी चीज़ें बहुत बेटर है, तो मैं यही प्रेफर करता हूँ। जैसे लास्ट ईयर से मैं आपसे जुड़ा हूँ सर, और जो भी आपसे कम्युनिकेशन है बहुत फ्रेंडली है, फ्रेंड जैसा है, तो उससे मुझे बहुत बेटर लगा। देखो एक चीज़ और मैं कन्वे करना चाहूँगा, टीचर द मंथ के जो जज है ना वो पेरेंट्स हैं, वो हम नहीं हैं। पेरेंट्स ही आपका अच्छा फीडबैक देते हैं और उसी के बेस पे हमको टीचर द मंथ बनाते हैं। तो अगर आप कहीं पे अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो बच्चे में रिजल्ट लेके आओ, बच्चे में रिजल्ट लेके आओगे तो पेरेंट्स ज़रूर खुश होते हैं। वो कुछ पेरेंट्स थोड़े से ज़्यादा इंटरफेयरिंग नेचर के होते हैं, ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं, तो आप वो भी एक एक्सपीरियंस है जिसको आपको अपने तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। तो इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। इस इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे कभी बाद में। थैंक यू।